गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं जय शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी पॉइंट पर। तो लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री का 9 चैप्टर जो कि सिलेबस का सेकंड टर्म का पहला चैप्टर था वो हमने फिनिश कर लिया है। अब हम 10 चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला चैप्टर था वह मुगल साम्राज्य से बेस्ड था और जो अब ये जो 10 चैप्टर होगा यह है ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है उपनिवेशवाद, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ये जो पहला वर्ड है उपनिवेशवाद, पहले हम इसका मतलब समझेंगे, उसके बाद जो देहात है हम उसका मतलब समझेंगे। क्योंकि जब हम किसी चैप्टर का पूरे जो चैप्टर की जो हेडिंग होती है उसे समझ लेते हैं तो आधा चैप्टर जो होता है हम उसे ऐसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं उपनिवेशवाद का अर्थ की उपनिवेशवाद क्या है और इस शब्द का मतलब क्या है। देखिए, जब हम उपनिवेश की बात करते हैं तो उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई कंट्री या कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के ऊपर व्यापारिक मामलों से या व्यापारिक संबंधों से रिलेटेड होकर उनके देश के संबंधों में, उनके देश के मुद्दों के अंदर हस्तक्षेप करता है तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। जैसे ब्रिटेन ने किया था। ब्रिटेन, जैसे कि ये ब्रिटेन है, इसने भारत के ऊपर और ऐसे ही बहुत सारे देशों के ऊपर अपनी कॉलोनियाँ स्थापित करी। इंग्लिश में उपनिवेश को कॉलोनी भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉलोनी स्थापित करी, जैसे भारत हो गया, भारत के ऊपर कॉलोनी स्थापित करी। ऐसे अलग अलग देशों के ऊपर अपनी अपनी कॉलोनी स्थापित करी। जहाँ जहाँ पर उसने अपनी कॉलोनी स्थापित करी उसे उस देश की सारी व्यापार संबंधी जितने भी मुद्दे थे उसके ऊपर अधिकार मिल गया और वहाँ पर उसने अपना शासन किया। तो उपनिवेशवाद का सीधा सीधा मतलब यह है जब कोई देश किसी देश के ऊपर अपना वर्चस्व हासिल कर ले, अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करे तो वह उसे अपना कॉलोनी या फिर उपनिवेश बना लेता है। ठीक है, अब बारी आती है देहात की। देहात, देखिए, देहात को बेसिकली हम गांव कहते हैं, यानी कि एक ऐसा स्थान जो सही से बसा ना हो उसे हम देहात कहेंगे। हमारे भारत के अंदर भी बहुत सारे देहात हैं और आपने सुना भी होगा कि यूपी के अंदर भी बहुत देहात है। मतलब यूपी का एक ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा विकसित है और जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है उसे लोग बाग वहाँ पर देहात कहते हैं। तो ऐसे ही है, देहात का मतलब यह है कि जो कंट्री है, यानी कि जो विकसित है, विकसित जगह है, जो विकसित जगह है, विकसित जगह तो है जो विकसित पूरी तरह से हो चुकी है, वहाँ पर लोग बाग रहते हैं, अच्छे अच्छे इमारतें हैं, वहाँ पर सारा का सारा जितना भी है, मतलब जितना भी जो व्यापार संबंधी जितने भी मामले हैं वो बसे हुए हैं। लेकिन कंट्री साइड, यानी कि जो विकसित एरिया है उसके बगल में छोटे छोटे ब्लॉक रहते हैं जहाँ पर लोग बाग रहते हैं, वहाँ पर सही से ना सड़कें बनी हुई हैं ना रोड सही से बने हुए हैं, तो उसे हम देहात कहेंगे। जहाँ पर लोग बाग रहते हैं, खेती होती है और बेसिकली जो देहात होता है वो खेती के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया विकसित एरिया, कंट्री, और कंट्री साइड यानी कि ये हो गया देहात जो ठीक से विकसित नहीं है। तो आई होप आपने उपनिवेशवाद और देहात दोनों का मतलब समझ लिया हो। अब हम बात करेंगे कि भारत के अंदर अंग्रेज़ों का आगमन कैसे हुआ। ये इस चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं है क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत सीधा 1793 से हो जाती है, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं कि भारत में अंग्रेज आए कैसे, तब तक हम इस 1793 के महत्व को भी नहीं समझ सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको 1793 का महत्व जानना है तो उससे पहले हमें यह भी जानना पड़ेगा कि भारत के अंदर अंग्रेज़ों या फिर ब्रिटिशों की एंट्री कैसे हुई। क्योंकि अचानक ही अगर आप डायरेक्ट ही सीधा मुग़ल साम्राज्य के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर आ जाओगे तो यह ठीक नहीं होगा, आपके मन में कन्फ्यूज़न रहेगी कि अंग्रेज़ों का आगमन कैसे हुआ। क्योंकि उससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें सिर्फ हमने मुग़लों के बारे में पढ़ा। तो अंग्रेज़ों के आगमन के लिए जानने से पहले हम इन कुछ डेटों के बारे में जानेंगे जिससे आपको अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर कैसे वर्चस्व बना उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1599 में क्या हुआ। 1599 के अंदर यह पहला व्यापारी भारत आया जिसका नाम था मिल्टन हॉल। यह एक ब्रिटिश व्यापारी था। इसने भारत में आया और भारत के अंदर देखा कि भारत की व्यवस्था कैसी है, भारत की कृषि कैसी है और भारत के अंदर क्या क्या संसाधन है। इनको देखने के बाद यह फिर ऐसे कहते हैं कि वापस चले गया।
जब यह भारत के अंदर आया तो भारत का जो सम्राट था, इसे मुगल साम्राज्य से भी प्लीज़ कनेक्ट करते हुए चले, क्योंकि जब 1599 के अंदर जो भारत का सम्राट था वह और कोई नहीं बल्कि बादशाह अकबर था। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद 1600 के अंदर ब्रिटिश की महारानी, जिनका नाम एलिजाबेथ प्रथम था, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, या फिर आप समझ जाइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। और फिर 1609 के अंदर विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वह भारत के जो सम्राट थे, जिनका नाम था जहांगीर, क्योंकि 1606 के अंदर ही अकबर का जो देहांत हो गया था, तो उसके बाद जो अगला सम्राट था वह जहांगीर बना था। तो 1609 के अंदर कैप्टन विलियम हॉकिंस यह जो जहांगीर था उसके शासन में गया, उसके दरबार में गया, और दरबार में जाने के बाद इसने सूरत के अंदर व्यापार खोलने के लिए कहा। लेकिन उस समय जो पुर्तगाली थे, क्योंकि पुर्तगाली जो थे वह ब्रिटिशों से पहले ही भारत के अंदर आ गए थे, तो उन्होंने षड्यंत्र रचकर कैप्टन विलियम हॉकिंस के साथ षड्यंत्र रचा और उसे खाली हाथ जाना पड़ा राजा के दरबार से। फिर 1615 के अंदर थॉमस रॉ यह भारत आया, और यह मुगल दरबार में जब आया तो यह 1615 से 1619 तक दरबार में ही रहा और उनके साथ घुला मिला और देखा कि वहाँ का संचालन कैसा है। उसके बाद 1620 में ब्रिटिशों का और पुर्तगालियों का नौसेना युद्ध हुआ, जिसके अंदर पुर्तगालियों को बहुत गंदे तरीके से हराया। और साथ में मतलब साइड सी बात है, मैं इसलिए हंसा, अगर आप सोच रहे होंगे मैं हंसा किस लिए, कि ये देखिए इन्होंने शुरुआत में जब 1609 के अंदर कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया या फिर दरबार में आया, तो पुर्तगालियों ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को हल्के में ले लिया, ब्रिटिशों को हल्के में ले लिया। लेकिन जब थॉमस रॉ आया तो उसने 4 साल साम्राज्य के अंदर बिताए, उसने सारी की सारी जितनी भी इनकी नीतियाँ थी सबको समझा और फिर 1620 के अंदर इनके ऊपर धावा बोल दिया। लेकिन पुर्तगाली ने हल्के में ही लेते रह गए और फिर बाद में युद्ध का परिणाम क्या हुआ? पुर्तगालियों की हार। फिर 1623 के अंदर अहमदाबाद, सूरत और मुस्लिमपट्टनम और भड़ोच के अंदर अंग्रेजों ने अपने कारखाने खोले और उनकी घेराबंदी कर दी। किसके लिए? सिर्फ सुरक्षा के लिए। उस टाइम में उनका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा था और कुछ नहीं। फिर 1639 के अंदर मद्रास को अंग्रेजों ने लीज पर ले लिया। लीज का मतलब आप समझते हो ना, लीज पर ले लेना, यानी कि आप कह सकते हो एक तरह से रेंट पे ले लिया। और अगले ही साल जैसे ही 1640 आया, उस टाइम पे चंद्रगिरी के राजा, जो कि विजयनगर के अगले प्रतिनिधि थे, तो उनको उनसे मद्रास था वो छीन लिया। फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे करके इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और एक समय जब ऐसा आया जब इन्होंने पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, इन सब के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो ऐसे हुआ था अंग्रेजों का भारत के अंदर आगमन। तो आप इतनी देर से सोच रहे होंगे कि मैं बहुत देर से 1793 करने में लगा हुआ हूँ। 1793 को हुआ क्या था ऐसा? सॉरी, मैं इस डेट को पूरा दोबारा से लिख देता हूँ। मैंने 1993 लिख दिया 1793। तो ऐसा क्या हुआ था 1793 को? तो 1793 को भारत के अंदर ब्रिटिशों ने बंगाल को अपनी कॉलोनी या उपनिवेश बनाया। 1793 में पहली बार बंगाल को अपना उपनिवेश ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया और उनके ऊपर इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस्तमरारी और स्थायी बंदोबस्त के बहुत सारे प्रावधान थे, इसके अंदर बहुत सारी बातें कही गई थी और चलो उसके बारे में भी जान लेते हैं कि वो बातें क्या थी। पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी सही डेट क्या थी। तो यह करा गया था 22 मार्च 1793। 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त या इस्तमारी बंदोबस्त को ब्रिटिशों के द्वारा बंगाल पे लागू किया गया। तो इसके अंदर जमींदारों को एक निश्चित भूमि दे दी जाती थी और उस निश्चित भूमि का एक निश्चित कर उनके ऊपर लगा दिया जाता था और उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि एक समय आने पर वह उस कर को दे देंगे। अब उनको इससे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उस समय फसल कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। उन्हें इस बात से कोई भी
लेना देना नहीं था। बस एक निश्चित भूमि, जैसे कि ये भूमि है, पर्टिकुलर भूमि है, इसकी जो वैल्यू रखी गई थी उस समय जैसे 100 रुपये रखी गई होगी, क्योंकि इस समय 100 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, 100 रुपये रखी गई। अब चाहे बारिश हो, अच्छी फसल हो, अच्छी फसल ना हो, बारिश ना हो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जमींदारों को, ब्रिटिशर्सों को ये 100 रुपये देने ही हैं, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो यही था स्तंभदारी और स्थायी बंदोबस्त। फिर इसके बहुत सारे परिणाम जो जमींदारों के ऊपर हुए, अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए, दोनों तरीके थे। और कहते हैं कि स्तंभदारी बंदोबस्त लागू होने के बाद 75% जमींदारियों को बेचा गया था। 75%, ये आम संख्या नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है, जिसके अंदर ज़मीनों को लिया जाता और जमींदारों को बेच दिया जाता। अगर वह जमींदारों से ठीक से नहीं चला पा रहा है, जो नियमित या जो स्थायी पैसा है वह नहीं दे पा रहा है, तो उसे छीन कर दूसरे को दे दिया जाता। तो यह सारे के सारे बातें इसके अंदर हुई थी। इसमें किसानों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े थे और जमींदारों को भी इसका बहुत ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ा था। शुरुआत में जब यह लागू किया गया था, यानी 22 मार्च 1793 को लागू किया गया, तो इसके जो शुरुआती साल थे उस समय जमींदारों ने बहुत ज़्यादा इसके मज़े उड़ाए और अपने शहर से बाहर जाकर, या फिर कह सकते हो देहात से बाहर जाकर, शहर के बाहर और देहात के बाहर यानी कि बीच में अपने बंगले, कोठियाँ, यह सब खड़ा करा और बहुत सारा धन एकत्रित किया। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद जब भारत के अंदर अकाल की स्थिति पड़ने लगी और खेती में बहुत ज़्यादा कमी आने लगी, तो फिर उसको इस व्यवस्था का हर्जाना भी भुगतना पड़ा जमींदारों को, क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा नहीं था कि वह जमींदारों को दे सकें, और अब जमींदार भी पैसा कहाँ से लाते। तो यह इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट थे किसानों पर भी और ज़मींदारों पर भी। लेकिन साथ ही अंग्रेज़ों ने, या कहें तो कंपनी ने, क्योंकि जो शासन था वह कंपनी का था, कंपनी ने जमींदारों को एक निश्चित भूमि दे तो दी थी, लेकिन वह उनके ऊपर अपना नियंत्रण भी स्थापित करना चाहते थे। जैसे कंपनी ने जमींदारों से उनकी जो एक सेना हुआ करती थी, टुकड़ी हुआ करती थी, वह उनसे छीन ली। ठीक है, और जैसे जो जमींदार थे वह पथकर लिया करते थे। पथकर यानी कि जिसे हम टोल टैक्स भी कह सकते हैं या रोड टैक्स भी कह सकते हैं, तो पथकर लिया करते थे। तो पथकर लेने का अधिकार भी इनसे छीन लिया था जमींदारों से। तो यह था स्तंभदारी बंदोबस्त और स्थायी बंदोबस्त। और इसे एक बहुत बड़े वो थे, क्या कहते हैं उनका नाम, व्यापारी, या कह सकते हो उस टाइम के लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे लाया गया था, इस स्तंभदारी बंदोबस्त को या स्थायी बंदोबस्त को लाया गया था। इस नाम में कंफ्यूज मत होना, कभी आपको स्थायी बंदोबस्त पूछेंगे, कभी स्तंभदारी बंदोबस्त पूछेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं इस टॉपिक के साथ, और आगे चलकर हम जानेंगे इसके और बहुत सारे महत्वपूर्ण और बिंदुओं को और डायमेंशंस को, जैसे पहाड़ियाँ और संथालों का विद्रोह। मतलब जो पहाड़ियाँ थे, जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी, उनके ऊपर रहने वाले लोगों को पहाड़ियाँ कहते थे। और फिर बाद में जो संथाल आए, उन्होंने उनको कैसे पहाड़ियों से हटाया, उनको वहाँ से हटने के लिए मजबूर किया। फिर संथालों ने अंग्रेज़ों के विरोध क्यों विद्रोह किया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे जानने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एज वेल प्रेस द बेल आइकन, एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।